नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच का एग्रोनॉमी का 36वां लेक्चर हम पढ़ेंगे और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर्स में, मैं इरिगेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाते आ रहा हूँ। और इरिगेशन में कई चीजें पढ़ा दिया था, जैसे इरिगेशन कब करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं इससे पहले ही। आज अपन लोग पढ़ेंगे सॉइल में जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से समझना, जब हम खेत में इरिगेशन करते हैं या जब बरसात होता है, खेत में पानी पहुंचता है, तो खेत में जो पानी पहुंचता है वो सॉइल वो सॉइल मॉइस्चर होता है। जब पानी पहुंचता है तो सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज होता है, अगर पानी नहीं पहुंचता है तो सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज होता है। और इसी सॉइल मॉइस्चर से पौधे अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। और साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये आपको मिलेगा। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। इसको खरीद लेने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने और खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जितना मैं पढ़ाता जाऊँगा, जैसे-जैसे बताता जाऊँगा, वैसे-वैसे करते जाना, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहते हैं और इसी को हम अवेलेबल वाटर भी कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। कई बार हम इसको अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं और कई बार इसको इसी को हम नॉर्मल भाषा में, सामान्य जब जानकारी होती है, ऐसे नॉर्मल जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम सॉइल में अवेलेबल वाटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर की अगर हम बात करें तो अवेलेबल वाटर ऐसा पानी होता है जो हमारे खेत में, हमारी मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है और जिसको पौधे एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से बताऊं, अवेलेबल वाटर एक ऐसा पानी होता है जो कि हमारे खेतों में पड़ा रहता है, हमारे खेत में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में पड़ा रहता है और पानी और पौधे उसको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि वह पानी जो पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, केवल हम उतने ही पानी को अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अगर इसके अतिरिक्त पानी है जो पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कभी भी अवेलेबल वाटर नहीं बोलते हैं। समझ के? यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन की बात करते हैं तो द रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल एंड बी अवेलेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज अवेलेबल सॉइल वाटर और मॉइस्चर। ये जो सॉइल वाटर या सॉइल मॉइस्चर है, ये वही पानी होता है जो कि पौधे आराम से एब्जॉर्ब करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा फील्ड कैपेसिटी और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? ये लोअर लिमिट होती है और ये वाली अपर लिमिट होती है। यानी कि इसके बीच का जो पानी होता है, इसके बीच का जो पानी होता है, केवल इतना ही पानी अवेलेबल वाटर होता है। ये अलग-अलग जो हमारी मिट्टी होती है, उनका अलग-अलग परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी और क्या कहते हैं अवेलेबल वाटर होता है। यहाँ पर आप देखोगे जो सैंडी सॉइल होती है,
सैंडी सॉइल में अवेलेबल वाटर कम होता है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। लेकिन जो अगर हम क्ले पे आ जाएँगे तो क्ले में वाटर होल्डिंग ज़्यादा होती है। कई बार हम आप लोगों को पढ़ाते समय बताए भी हैं कि जो क्ले सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो सीधा-सीधा फील्ड कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, अवेलेबल वाटर भी ज़्यादा होगा और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं अवेलेबल वाटर की। अवेलेबल वाटर जो होता है, ये हम बात करते हैं, तो अवेलेबल वाटर जो होता है, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है? थीटा ए इक्वल्स टू थीटा एफसी माइनस थीटा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी। ध्यान से समझ लो। इसमें कौन-कौन सा चीज़ क्या-क्या है? ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है हमारा? ये है अवेलेबल वाटर। क्या है? ये अवेलेबल वाटर है जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एएफसी बोले तो फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी का क्या मतलब होता है? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो ये तो है हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट और ये वाला जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है फील्ड कैपेसिटी। तो इन्हीं के बीच में बोले तो इनका जो अंतर होता है, इन्हीं के बीच में जो पानी होता है, उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अब ध्यान से एक चीज़ और समझो, जो इसके अंदर पानी होता है, ये पानी जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी में इस तरीके के सॉइल के पार्टिकल्स हैं, समझ गए? ये क्या है? ये इस तरीके से हमारी मिट्टी के अंदर सॉइल पार्टिकल्स रह रहे हैं, कोई बात नहीं रहने दो इनको। अब ये जो सॉइल पार्टिकल हैं, इनके बीच में इस तरीके से आपको पानी देखने को मिलता है, ऐसे चारों तरफ इसके पानी रहते हैं। ठीक, जो मिट्टी में पानी रहता है हमारे खेतों में, वो मिट्टी के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके चारों तरफ इस तरीके से कुछ वो रहता है। तब जब ऐसे ये रहता है, तो क्या करता है कि पानी का जो पार्टिकल होगा और इसके अलावा जो सॉइल का पार्टिकल होगा, किसका-किसका पार्टिकल? सॉइल का पार्टिकल और इसके अलावा वाटर का पार्टिकल। एक ये वाटर का पार्टिकल मान लो और ये सॉइल का पार्टिकल मान लो। तो ये दोनों आपस में एक फ़ोर्स लगाते हैं या बोल सकते हैं हम एक क्या लगाते हैं? एक लगाते हैं ये प्रेशर लगाते हैं, ठीक? तो ये जो प्रेशर लगाते हैं, तो उसी प्रेशर को यहाँ पर मेज़र करा जा रहा है और मेज़र करके बताया जाता है कि हाँ, इतने पानी पर ये जो पानी है, ये मिट्टी के साथ इतने प्रेशर के साथ अटैच है। अगर ये प्रेशर नहीं लगाएगा, मिट्टी और इसके बीच में जैसे असंजन बल और ससंजन बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स जो है, उसमें सॉइल साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, असंजन बल, ससंजन बल क्या होता है और पानी जो है, ये सॉइल के पार्टिकल से आपस में क्यों चिपका रहता है, ये सभी चीज़ें सॉइल साइंस में मैंने पढ़ाई है। तो ये जो चिपका रहता है, तो वो एक प्रेशर से चिपका रहता है और उसी प्रेशर को हम एटीएम में मेज़र करते हैं। तो वो कितना होता है? वो होता है 0 पॉइंट माइनस का 0.33 बार। कितना होता है? -1/3 बार। इसको लिख सकते हो या कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा 1/3 एटीएम भी लिखा देखने को मिलता है। और यहाँ पर परमानेंट बिल्टिंग जो पॉइंट होता है, उसको -15 बार लिखते हैं। -15 बार लिखते हैं और कई बार इसको 15 एटीएम भी लिख दिया जाता है। तो पानी और सॉइल के बीच का जो तनाव होता है यहाँ पर, यहाँ वाला जो पानी है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में पानी और किसका? वाटर का और वाटर के साथ-साथ जो सॉइल होता है, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, उस प्रेशर का वैल्यू होती है -15 बार। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अवेलेबल वाटर की रेंज कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कि अवेलेबल वाटर -1/3 बार से लेकर -15 बार के बीच के जो प्रेशर के साथ पानी रुका हुआ होता है मिट्टी में, केवल उतने ही पानी को हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर क्या-क्या बताया? अवेलेबल वाटर एक ऐसा पानी होता है जो कि मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है और पौधे इसको अपनी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो अवेलेबल वाटर ऐसा पानी होता है जो कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में खेत में उपस्थित रहता है। इसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो अवेलेबल वाटर जो होता है मिट्टी और सॉइल के बीच में ऐसा पानी, मिट्टी और पानी के बीच में ऐसा प्रेशर
जिस पर खेत में पानी उपलब्ध रहता है, यानी कि -1/3 बार से लेके -15 बार के प्रेशर के बीच में उपस्थित रहने वाला पानी, क्या -1/3 बार से -1/15 बार के बीच में 15 बार के 15 बार के बीच में हमारे बीच में मिट्टी में उपस्थित जो जल होता है, क्या कहते हैं इसको? मिट्टी में उपस्थित या उपलब्ध जो जल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं अवेलेबल वाटर। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं रेडली अवेलेबल वाटर। रेडली अवेलेबल वाटर को हम क्या कहते हैं? आसानी से उपलब्ध जल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ तक ये जो पानी है, ये उपलब्ध तो है, ठीक? लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना यहाँ वाला पानी उपलब्ध है, उतना ही यहाँ वाला पानी उपलब्ध है और इतना यहाँ वाला पानी उपलब्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे-जैसे पानी का जैसे-जैसे मॉइस्चर घटता जाता है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे पौधों को जो पानी एब्ज़ॉर्ब होके मिलता है, उसका मात्रा भी घटती जाती है। सीधे-सीधे आप ऐसे समझो कि जैसे हमारी मिट्टी सूखती जाएगी, यानी कि मॉइस्चर घटता जाएगा, वैसे-वैसे पौधे को जो पानी मिलता है, वो भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है रेडली अवेलेबल वाटर, बोले तो आसानी से उपलब्ध पानी, ऐसा पानी जो पौधे आराम से पा जाते हैं। तो इसमें जो ये अवेलेबल वाटर है, इसमें केवल कुछ पानी, बोले तो केवल यहाँ तक का पानी जो होता है, ये इतना पानी जो होता है, ये पौधे को आसानी से मिल जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे जैसे हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, बोले तो जितना हमारे मिट्टी के अंदर मॉइस्चर घटता जाएगा, धीरे-धीरे पौधे को उपलब्ध जो पानी है, उसकी मात्रा धीरे-धीरे घटती जाती है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक आके 100% खत्म हो जाती है। मतलब मिट्टी में अगर थोड़ा बहुत पानी रहेगा भी, तो भी उसको पौधे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ तक पौधे बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, पौधे को पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, लेकिन उसको पौधे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। कब? जब पानी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है। यहाँ पर बात हो रही है इसकी डेफिनेशन की, रेडली अवेलेबल वाटर। देखो, पौधों को 2 चीज़ों से पौधे जो होते हैं, इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है क्या-क्या करने के लिए? एक तो इवापोरेशन होता रहता है और ट्रांसपिरेशन होता रहता है। इसके बाद पौधे की ग्रोथ में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधे इन 3 चीज़ों के लिए पानी का उपयोग करते हैं। किसके-किसके लिए? एक तो इवापोरेशन के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए, बोले तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के लिए। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा पौधे अपनी जो ग्रोथ करते हैं, अपना जो डेवलपमेंट करते हैं, पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधे इन 3 चीज़ों के लिए पानी लेते हैं। तो मिट्टी में उपलब्ध पानी की वह मात्रा, मिट्टी में उपलब्ध लिखते हैं इसको हम, क्या? मिट्टी में मिट्टी में उपलब्ध पानी की वह मात्रा पानी की वह मात्रा जब पौधे जब पौधे बिना जब पौधे बिना अपनी बिना अपनी ग्रोथ बिना अपनी ग्रोथ और और इवापो इवापोट्रांसपिरेशन इवापोट्रांसपिरेशन को प्रभावित किए बिना, क्या होता है? प्रभावित किए बिना पौधों को प्राप्त होता है। ठीक? पौधों को प्राप्त होता है। पौधों को प्राप्त अ, होता है। क्या होता है? पौधों को प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? बताता हूँ कैसे। मिट्टी में उपलब्ध पानी की वह मात्रा जो पौधे बिना अपनी ग्रोथ और इवापोट्रांसपिरेशन को प्रभावित किए बिना एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, जैसे-जैसे पानी घटता जाता है, वैसे-वैसे पौधे क्या करते हैं, पानी घटता जाएगा तो धीरे-धीरे इवापोरेशन जो है वो घटता जाएगा।
पौधे की ग्रोथ घटती जाएगी, पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाने लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पौधे जो हैं पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, उस समय भी पौधे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करते ही हैं। लेकिन पौधे को प्रॉपर तरीके से ना ट्रांसपिरेशन हो पाता है, ना इवापोरेशन हो पाता है, और ना प्रॉपर तरीके से पौधे की ग्रोथ हो पाती है। तो इस पानी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात कौन सी हो रही है? आराम से पानी उपलब्ध हो जा रहा है। पौधे को जितनी अपनी ग्रोथ करनी है, उसके लिए पानी उपलब्ध है प्रॉपर तरीके से। पौधा जितना ज़्यादा अपना इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, उसके लिए भी पानी उपलब्ध है। तो उसी पानी को हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल वाटर, ठीक? बाकी अगर पौधा अपना एक्चुअल, जैसे मान लेते हैं कि पौधे को इवापोट्रांसपिरेशन 10 करना था, मान लेते हैं कोई यूनिट है 10 करना था इवापोट्रांसपिरेशन, लेकिन पौधा पानी की कमी की वजह से केवल 8 इवापोरेशन बोल रहा है, 8 इवापोरेशन कर पा रहा है। पौधे की ग्रोथ 10 होनी थी, अब केवल 8 ही हो रही है, तो दोनों मात्रा कम हो गई। तो इसको हम रेडली अवेलेबल वाटर नहीं बोलेंगे। जब पौधे इस कंडीशन में पहुंच जाएं कि पौधे अपनी अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे हैं और पौधे अपने अच्छे तरीके से इवापोरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो पानी खेत में उपलब्ध होता है, उसको हम रेडली अवेलेबल वाटर नहीं कहेंगे। हम रेडली अवेलेबल वाटर कब कहेंगे? पानी को, पौधे को जितना इवापोट्रांसपिरेशन करना है, उतना इवापोट्रांसपिरेशन पौधा आराम से कर ले जा रहा है। इसके साथ-साथ पौधे की जो ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ के लिए भी उसको किसी भी तरीके की कमी नहीं पड़ रही है पानी की, तो उसको हम बोलते हैं रेडली अवेलेबल वाटर। यहाँ तक समझ गए? बोले तो पैसे की कोई तंगी नहीं है, जितना आप खर्च करोगे उतना पापा पॉकेट मनी भेज रहे हैं। तो ये होता है अवेलेबल हमारे पास, जैसे रेडली अवेलेबल मनी। रेडली अवेलेबल मनी यानी कि पापा हमारे पास भेज रहे हैं और जितना हमको ज़रूरत है उतना पानी, उतना खर्चा हमको बराबर मिलता जा रहा है। कई बार ऐसे तंगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपना जो कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं कि अभी हम समोसा नहीं खाएँगे, कुछ दिनों तक हम शॉपिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से चीज़ें होती है ना। तो जब वो चीज़ हटाने लगते हैं कि मतलब हम अपना बजट कम करने लगते हैं, तो वो रेडली अवेलेबल वाटर में नहीं आएगा। यानी कि मिट्टी में इतना पानी उपलब्ध रहे कि पौधे अपनी ग्रोथ करते रहें, प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रोथ होती रहे और इवापोट्रांसपिरेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। जितना इवापोट्रांसपिरेशन पहले होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, उतना ही इवापोट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, तो उसको हम रेडली अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अब अगला है फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल वाटर। दिस इज ऑफ्टन इंडिकेट as a fraction of available water, which depend primarily on a type of crop and evaporative demand। ध्यान से समझना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवेलेबल वाटर का ऐसा फ्रैक्शन, यहाँ पर देखो इतना ढेर सारा रेंज में अवेलेबल वाटर होता है ना, तो इसमें से कुछ फ्रैक्शन बोले तो चाहे यहाँ तक मान लेते हैं, इतना छोड़ देते हैं इतना पानी और यहाँ तक, तो कुछ फ्रैक्शन जो होता है वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, ठीक? जैसे कुछ हमारे पौधे होते हैं जो सेलो रूटेड क्रॉप होती हैं, यानी कि इनकी जड़ें जो है वो जमीन में बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इस कंडीशन में ज्यादातर वेजिटेबल आती हैं। अगर इनकी जड़ बहुत नीचे तक नहीं जाएगी, तब इनको मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ध्यान से समझना, ये हमारी मिट्टी है। मिट्टी की ऊपरी परत में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लो मॉइस्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है, लो मॉइस्चर होता है और धीरे-धीरे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हाई मॉइस्चर मिलेगा। जैसे-जैसे हम नीचे जाएँगे, ऊपर तो लो मॉइस्चर रहेगा और नीचे जैसे-जैसे हम मिट्टी के अंदर जाते जाएँगे, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हमको हाई मॉइस्चर मिलता जाएगा। ये हमेशा इसी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो अगर कोई शैलो रूटेड क्रॉप है, यानी कि जिसकी जड़ केवल यहीं तक आ रही है, कोई एक ऐसा पौधा है, जिसकी जड़ केवल यहीं तक है, तो इस पौधे को क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा घटता रहता है, तो हमको मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर बनाना पड़ेगा। तो ऊपर यहाँ पर अगर हमको हाई मॉइस्चर बनाना है, तो नीचे तो हाई वैसे भी रहता है, तो यहाँ पर और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर लेवल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी भाषा में हम बोले कि जिन पौधों की जड़ें थोड़ी होती हैं, छोटी-छोटी जड़ें होती हैं, उनको हमको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी हमको नींबू की, कभी अमरूद की, आम की, लीची की, इन सब की सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे साल कभी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, उस समय पर जब थोड़े से फल लग रहे होते हैं, उस समय पर उसमें हम थोड़ी-सी सिंचाई करते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि पौधे की जड़ें बहुत गहरी हैं, तो पौधे जमीन के नीचे से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे हमेशा मॉइस्चर थोड़ा बहुत उनको मिल ही जाता है। वहीं डीप रूटेड क्रॉप है, ये ज़्यादातर टॉलरेंट होती हैं, हाई डिप्लेशन होता है। बोले तो ये थोड़े से पानी के प्रति थोड़े टॉलरेंट होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी नीचे जाती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ होती है, वो मूसलाधार जड़ पाई जाती है और वो ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती है। इसी वजह से जो दलहनी फसलें हैं, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि अगर ऊपर वाली मिट्टी अगर सूख भी जाएगी, यहाँ पर मॉइस्चर घट भी जाएगा, तो पौधे की जो जड़ है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ऊपर वाले पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल वाटर। आगे हम बात करेंगे टू नोशन ऑफ अवेलेबिलिटी। जो पौधे को पानी प्राप्त होता है, वो 2 तरीके से प्राप्त होता है। ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। ये पौधा है, ये पौधे की ढेर सारी जड़ें निकली हुई हैं और ये हमारा मिट्टी की सतह है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो पौधा है, पौधे पर इस तरीके से जो जड़ है पौधे की, ये पौधे की जड़ है और पौधे की जड़ों पर इस तरीके से पानी के कण चिपके हुए हैं, ठीक? तो ये जो पानी के कण चिपके हुए हैं, ये पौधे की अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट रूट टू एब्जॉर्ब एंड यूज द वाटर इट इन इट इज इन कांटेक्ट विद। ध्यान से समझना, यानी कि ये ऐसे पानी की अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, जब पौधा जो है, पौधे की जो रूट है, उसके चारों तरफ पानी चिपका हुआ है। तो एक तो ये वाली अवेलेबिलिटी होती है। इस कंडीशन में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ सब पानी नहीं है, दूर-दूर तक पानी नहीं है, लेकिन जो पौधे की जो जड़ थी, उस जड़ के बगल में बिल्कुल पौधे से चिपक के पानी था, तो पौधा इसको आराम से एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो ये तो कंडीशन हो गई पहली वाली, जो नोशन ऑफ अवेलेबिलिटी पहले वाले की थी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा बात करते हैं कि ये जो पानी है, इस पानी से सटा हुआ और भी पानी के तो कण रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर इस पानी से सटे हुए पानी के और भी कण हैं चारों तरफ, तो क्या होगा? जैसे ही ये ग्रीन वाला जो मैंने पानी बताया, ये पानी रूट के अंदर जाके और जैसे ही पेड़ के अंदर पहुँच जाएगा, तो इस ग्रीन वाले की जगह लेने के लिए एक रेड वाला फिर से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये जो रेड वाला पानी है, जो कि ग्रीन वाले की जगह लेने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, तो उसको बोलते हैं हम रेडीनेस और वेलोसिटी विथ व्हिच सॉइल वाटर मूव टू रिप्लेस द वाटर यूज्ड बाय प्लांट। जैसे ही प्लांट इस पानी को, ग्रीन वाले पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पौधे के जो जड़ के बिल्कुल बगल वाला पानी है, इसी को तो पौधा एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले। तो इसको जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरा पानी आ जाएगा, तो कोई दूसरे पानी का कण आ जाएगा। तो ये दूसरे पानी का जो कण आ रहा है, ये हमारा दूसरा वाला अवेलेबिलिटी वाला बता रहा है और पहले वाला जो है वो ग्रीन वाले को बता रहा है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे अब फील्ड कैपेसिटी की। फील्ड कैपेसिटी जिसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता, या इसी को जल धारण क्षमता कहते हैं। इसको हिंदी में और एक भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल धारण क्षमता। क्या होता है ये? जल धारण क्षमता। किसी भी मिट्टी में पानी की वह मात्रा जो कि मिट्टी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख पाती है। जैसे यहाँ पर जब आप देखोगे, तो ये जो फील्ड कैपेसिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पानी, ये पूरा जो पानी है, ये किसमें है? ये बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी वाला ही पानी होता है। समझ गए? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से नीचे भी ये पूरा फील्ड कैपेसिटी वाला पानी होता है। ये फील्ड कैपेसिटी की बिल्कुल कौन सी लिमिट है? ये बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी की बिल्कुल कौन सी लिमिट है? ये बिल्कुल अपर लिमिट है। इसके ऊपर अगर पानी पहुंच गया तो फिर वो बह जाएगा। देखते हैं। Field capacity is the amount of soil moisture held in soil after excess water has drained away and the rate of downward movement has materially decreased। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। फील्ड कैपेसिटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ये मान लेते हैं मिट्टी के बहुत बड़े बड़े से कण हैं, ठीक? ये हमारे मिट्टी के कण हैं। अब ये जो मिट्टी के कण है, इन मिट्टी के कणों के बीच में स्वाभाविक सी बात है कि जगह अगर खाली रहेगा तो यहाँ पर पानी ऐसे भरा रहेगा, ठीक? अब ये जो पानी भरा रहता है, यहाँ पर बात हो रही है ऐसा पानी जो कि ना तो रन ऑफ के द्वारा उड़ जा रहा है, यानी कि जल का बहाव भी नहीं हो रहा है, जल का बहाव बंद हो चुका है। जल का रिसाव भी क्या हो गया? जल का रिसाव भी बंद हो गया है। क्या हो रहा है? जल का रिसाव जो है
ये भी बंद हो गया है। इसके अलावा जल का जो रिसाव हो गया, सीपेज हो गया, और जल का जो पर्कुलेशन होता है, ये पर्कुलेशन जो है ये भी रुक गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे ध्यान से समझो, हमने क्या किया, हमने एक सोख्ता लिया, एक क्या लिया, एक स्पंज ले लिया, इतना बड़ा सा एक स्पंज ले लिया। इस स्पंज को हमने क्या कर दिया, पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबोने के बाद इस स्पंज को हम निकालेंगे और निकाल के हम किसी एक टेबल पर स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। हमको इस स्पंज को ना तो दबाना है और ना ही इसको स्क्वीज करके इसका पानी निकालना है। जब हम इसको एक मेज पर रख देंगे और मेज को एक तरफ को क्या कर देंगे, ढाल कर देंगे, जिससे पानी बह जाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब इस सोख्ते के अंदर, इस स्पंज के अंदर जितना पानी भरा हुआ था, थोड़ा सा जो एक्सेस पानी होगा वो पहले इसके द्वारा बह के नीचे मेज पे आ जाएगा और मेज से बह के नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी ये बहना भी बंद कर देगा, पानी बहना बंद हो जाएगा, लेकिन तब भी इस स्पंज के अंदर कुछ ना कुछ पानी रहता है। तो उसी पानी को हम स्पंज कैपेसिटी बोल देते हैं। स्पंज की इतनी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, तो कपड़े को जब हम धुलते हैं, धुलने के बाद कपड़े को हम स्क्वीज करते हैं, यानी कि कपड़े को हम क्या करते हैं, उसको कायदे से दबाते हैं जिससे उसका पानी निकल जाए। अब आप इमेजिन करो कि आपने कपड़े को पानी में डाला और पानी में डाल के उसको निकाल लिया, ना उसको आप झटक रहे हो और ना उसमें पानी गारने का प्रयास कर रहे हो। आपने क्या किया, उसको लेके गए और अर्गन पे डाल दिया। तो आप देखोगे कि 10-15 मिनट के अंदर उसके जो नीचे से पानी टपकता है, वो पानी टपकना बंद हो जाएगा। पानी टपकना बंद हो गया, बोले तो पर्कुलेशन बंद हो गया, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गया, सीपेज बंद हो गया, जल का रिसाव बंद हो गया, और जल का जो सरफेस फ्लो होता है वो भी बंद हो गया। जो कपड़े के ऊपर से पानी बहुत तेजी से धार बना के गिर रहा था, ये सब पानी बंद हो गया। अब कहीं भी इधर-उधर पानी नहीं गिर रहा है, जमीन पर अर्गन से पानी गिर नहीं रहा, कपड़े से बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है। लेकिन उस समय भी कपड़ा हमारा भीगा रहता है। तो वो जो कपड़ा भीगा है, तो भीगा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पानी होगा। तो वही जो पानी कपड़े के अंदर होता है, उसको हम बोल देंगे क्या, हमारे कपड़े की कैपेसिटी पानी को होल्ड करने की। इसी तरीके से फील्ड कैपेसिटी होता है। फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि खेत में हमने पानी भर दिया, अब खेत में जितना इन्फिल्ट्रेशन होना था, जितना पर्कुलेशन होना था, वो सब हो गया। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, ये चीजें मैं आप लोगों को सब बता चुका हूँ। तो इन सब से पानी बह के निकल गया जितना जाना था। अब केवल इवापोरेशन हो रहा है और ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो 1 मिनट के लिए मान लो कि ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पौधे पौधे ही नहीं लगे हैं। अब इवापोरेशन को आप मान लो कि इवापोरेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इवापोरेशन तो हमेशा होता रहेगा। इवापोरेशन को निग्लेक्ट कर दो। खेत के अंदर उस पानी को जो इतना सब होने के बाद भी बचा रहता है, उसी पानी को हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ये सबसे अपर लिमिट होती है। अगर इसके बाद हम एक बूंद पानी डाल देंगे मिट्टी के अंदर, तो वो एक बूंद पानी, चाहे वो सीपेज के द्वारा, चाहे पर्कुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, तुरंत निकल जाएगा। यानी कि अगर हमने उसमें एक बूंद पानी अपने कपड़े पे और डाल दिया, तो कपड़े के नीचे आके वो एक बूंद पानी फिर से टपक जाएगा। तो वो वाली कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। उसमें कपड़ा कहता है भैया अब हम पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सके, अब हमारे ऊपर अगर आपने थोड़ा सा भी पानी डाला तो हम क्या कर देंगे, उसको हम तुरंत नीचे गिरा देंगे। तो ये होता है फील्ड कैपेसिटी। ऐसे तरीके से मिट्टी के अंदर भी होता है। तो ये हो गया हमारा फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी की नॉर्मली टाइमिंग क्या होती है, यूजुअली टेक प्लेस विद इन 2 to 3 days आफ्टर ए रेन और इरिगेशन इन प्रीवियस सॉइल ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। अगर कोई एक अच्छी सी मिट्टी है नॉर्मल कंडीशन में, सैंडी सॉइल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये सिल्ट लोम और सैंडी क्ले लोम वाली सॉइल की बात कर रहे हैं। ये बीच वाली, ये वाली जो पानी है, इसकी बात हो रही है। जब हम खेत में एक बार पानी भर देते हैं, जैसे हमारा इतना बड़ा सा एक खेत है, इस खेत में हमने पानी को भर दिया। अब क्या होगा, 2 से 3 दिन के अंदर सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन, रन ऑफ के द्वारा जो भी पानी बह के जाना था खेत में से, वो सब पानी बह के चला जाएगा। लेकिन खेत में अभी भी नमी रहेगी। तो जो खेत में उस समय जो पानी उपलब्ध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा एफ सी।
अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो इसका जो टेंशन होता है 0-0.33 बार। अगर इसको जूल में बात करें तो -33 जूल पर किलोग्राम के आसपास होता है। तो जूल को आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जूल में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, ये फिजिक्स वालों के लिए होता है। बाकी हम लोगों को याद कर लेना है ये वाला पॉइंट, -0.33 बार के प्रेशर पे जो पानी हमारे खेत में उपलब्ध होता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए अच्छे से बताया, एक स्पंज वाला एग्जाम्पल से, एक कपड़े वाले एग्जाम्पल से, और हमारे खेत में कैसे होता है। इसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलेंगे? इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे कि हमारे खेत में उपलब्ध पानी की वह मात्रा जो कि हमारे खेत में उपलब्ध, लिखना फील्ड में यानी कि खेत में उपलब्ध खेत में उपलब्ध पानी की वह मात्रा जो -0.33 बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/3 एटीएम लिख सकते हैं। इतने एटीएम के प्रेशर पर, इतने एटीएम के प्रेशर पर उपलब्ध होता है, उपलब्ध प्रेशर पर उपलब्ध होता है क्या कहलाता है? फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। खेत में उपलब्ध पानी की वह मात्रा जो 0-0.33 बार से लेके या फिर 1/3 बार, इसको एटीएम लिख सकते हो, इस प्रेशर पे जो उपलब्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जितने प्रेशर पर होता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोल देते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम हिंदी में एक और भाषा में बोलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता बोलते हैं। ये सबसे अपर लिमिट होती है अवेलेबल वाटर की। इसके ऊपर अगर पानी जाएगा तो वो पानी खेत से बह जाता है, तो वो भी पौधे को प्राप्त नहीं होता है। और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर मॉइस्चर जाएगा तो भी पौधे को प्राप्त नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट टाइप चीज है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करके आप देखना, लेकिन इस चीज को एक अच्छे से समझ लेना। वैसे तो ये सॉइल साइंस का पार्ट है, लेकिन एग्रोनॉमी में मुझे मिल गया तो मैंने कहा एग्रोनॉमी में भी इसको पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया? परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बता दिया, अवेलेबल वाटर बता दिया, फील्ड कैपेसिटी बता दी। ये जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो -15 एटीएम का प्रेशर होता है, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो -1/3 का, सॉरी एटीएम का नहीं, बार का, -15 बार का प्रेशर होता है, और यहाँ -1/3 बार का प्रेशर होता है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो 1/3 कई बार बार लिखा होता है, कई बार 1/3 बार लिखा होता है, और कई बार -1/3 बार लिखा होता है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। कई बार पूछते हैं कि जो अवेलेबल वाटर होता है उस समय पर प्रेशर कितना होता है, तो कई बार लोग बता देते हैं 1/3 बार का प्रेशर होता है, कई बार बता देते हैं -1/3 बार का प्रेशर होता है। तो इन दोनों का क्या फंडा है? मतलब कई बार इसको प्लस में बोल देते हैं, कई बार माइनस में बोल देते हैं। तो आपको इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, इसको समझ लो। क्योंकि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 1/3 से लेके 15 बार के बीच का जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर पे जो पानी उपलब्ध होता है उसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और कहीं पर अभी मैंने आपको पढ़ाया कि -1/3 से लेके -15 के बीच में जो पानी रहता है, इसके बीच में जो पानी उपलब्ध होता है उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो कई बार माइनस में यूज किया जा रहा है, कई बार प्लस में यूज किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको उसको बताऊं। जब कभी हम सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, क्या किसकी बात करते हैं? सॉइल वाटर पोटेंशियल की। ध्यान से समझना, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब उतनी डिटेल में तो नहीं घुसूंगा मैं, क्योंकि फिजिक्स मुझे उतनी आती भी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको समझाने भर के तो मैं आता है, उतना मैं आपको बता ही दूंगा। ध्यान से समझना, ये क्या है? ये मिट्टी है। ये क्या है? ये मिट्टी का कण है। एक दूसरा ये क्या है? ये इसी से चिपका हुआ है, ये किसका कण है? ये पानी का कण है। ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं।
अगर ये इससे अलग होना चाहे और ये इससे अलग होना चाहे तो दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अगर अलग होना होगा तो एक दूसरे पर आपस में फोर्स लगाएंगे। तो ये इधर को फोर्स लगाएगा और ये इधर को फोर्स लगाएगा। तो इस मिट्टी के लिए पानी नेगेटिव में फोर्स लगा रहा है और पानी के लिए मिट्टी नेगेटिव में फोर्स लगा रहा है। पानी अपने आप में पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है और मिट्टी अपने आप में पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक? यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर आपका मित्र खड़ा हुआ है। आप दोनों एक रस्सी को खींच रहे हो। आप अपने पास खींच रहे हो तो आप अपने तरफ पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हो और आपका दोस्त अपने तरफ खींच रहा है तो आपका दोस्त भी अपने तरफ पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है, ठीक? लेकिन जब आपका दोस्त देखेगा तो आपका जो दोस्त होगा वो आपके अनुसार नेगेटिव फोर्स लगा रहा है। आप तो पॉजिटिव लगा रहे हो, आप जो यहाँ से खींच रहे हो, अगर आप देखोगे तो आप तो लगेगा कि हम तो पॉजिटिव लगा रहे हैं लेकिन हमारे फोर्स को ये नेगेटिव कर दे रहा है, ये जो खींच रहा है। तो आप उसके लिए नेगेटिव में हो और वो आपके लिए नेगेटिव में होता है। इसीलिए जब कभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉइल टेंशन की या सक्शन की, यहाँ पर जो खिंचाव है या टेंशन है या सक्शन है, देखो यहाँ पर एक खींच रहा है और एक चाहे टेंशन की बात कर लो, खिंचाव की, चाहे तनाव की या सक्शन की बात कर लो। तो जब ये जैसे आप खींच रहे हो इस रस्सी को, अगर आप खींच रहे हो तो ये आपके लिए प्लस है, लेकिन आपका दोस्त जो खींच रहा है, इधर को जो प्रेशर लगा रहा है, आपके दोस्त वाला जो पावर है वो आपके लिए माइनस में काम करेगा। इसी तरीके से उल्टा कर लो। एक बार फिर से बताता हूँ, आप जो रस्सी को खींच रहे हो तो वो आप तो प्लस में खींच रहे हो, लेकिन आप इधर को चाह रहे हो आ जाए, लेकिन चीजें उधर को जा रही हैं। आपका दोस्त अगर ज्यादा पावर लगाएगा तो उधर चला जाएगा, तो आप कह रहे हो कि ये माइनस में पावर लगा रहा है, आपका दोस्त माइनस में पावर लगा रहा है। तो आप अपने दोस्त को माइनस में पावर दे रहे हो और आपका दोस्त आपको माइनस में पावर दे रहा है, और दोनों अपने लिए तो प्लस में पावर लगा ही रहे हो। इसी तरीके से मिट्टी और पानी जो होते हैं वो दोनों आपस में पावर लगाते हैं। तो जब कभी भी हम सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, मृदा जल विभव की बात कर रहे होते हैं, तो वो माइनस में आता है। तो कई बार जो भाषा लिखी होती है वो सॉइल वाटर पोटेंशियल के हिसाब से लिखी होती है, इसीलिए आपको -1/3 या -15 बार देखने को मिलता है। और जब ये टेंशन में सॉइल वाटर टेंशन या फिर सक्शन वाले भाषा में लिखा होता है, तब आपको वो प्लस में लिखा होता है 1/3 बार और 15 बार लिखा होता है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कहीं प्लस क्यों करते हैं और कहीं माइनस क्यों करते हैं। समझ गए ना? जब हम माइनस कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि पानी जो मिट्टी है, वो मिट्टी ये कहती है कि पानी हमसे दूर जा रहा है, पानी हमसे दूर जा रहा है, तो वो नेगेटिव में बोल रही है, तो हम नेगेटिव लिख देते हैं। तो सॉइल वाटर पोटेंशियल जो होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव में होता है। और जो सॉइल टेंशन या सॉइल सक्शन होता है, पानी जो अपने अंदर को पानी को खींच रही है, तो वो तो पानी मिट्टी तो अपने आप बताएगी ही ना कि भैया हम तो प्लस में खींच रहे हैं, हम तो अपने तरफ खींच रहे हैं। तो हम अपने तरफ खींच रहे हैं तो वो तो प्लस में बताएगा ही। लेकिन अगर मिट्टी ये कहने लगे कि पानी हमसे दूर जा रहा है, तो पानी हमसे दूर जा रहा है तो नेगेटिव प्रेशर लगा के ही तो दूर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉइल वाटर जब पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं तो वही वैल्यू माइनस में हो जाती है, और सॉइल टेंशन की या सॉइल सेक्शन की बात कर रहे होते हैं जब सक्शन की, तब यही वैल्यू हमारी प्लस में हो जाती है। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ये देखना है कि बात वहां पर हो कैसी रही है। बाकी इतने डिटेल में कभी क्वेश्चन घुस के पढ़ाया भी नहीं जाता है, और आपको मैं चैलेंज करता हूँ, यूट्यूब पर कोई भी टीचर इतने डिटेल में बताया नहीं होगा कि कहीं माइनस में क्यों है और कहीं प्लस में क्यों है। मैंने आपको बताया कि माइनस में क्यों होता है और प्लस में क्यों होता है। प्लस में इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पर मिट्टी कह रही है कि हमने पानी को अपने तरफ खींच रखा है। क्या कह रहा है? मिट्टी कह रही है कि हमने पानी को अपने तरफ खींच रखा है, एक बार के प्रेशर, एक एटीएम के प्रेशर और 1/3 बार के प्रेशर से हमने पानी को अपने तरफ खींच रखा है। और जब ये माइनस की बात कर रहा होता है तब मिट्टी ये कहती है कि पानी हमसे -1/3 बार का प्रेशर लगा के दूर चला जा रहा है। प्रेशर नहीं, मतलब इतने पोटेंशियल से वो दूर जा रहा है। तो इस तरीके से वो बात हो जाती है। जब मिट्टी अपने लिए बात करेगी तो क्या बात करेगी, प्लस में बात करेगी। तो सॉइल टेंशन या सक्शन जो अपने पास खींचता है, मिट्टी जो पानी को अपने पास खींच रही है, चाहे सक्शन में या टेंशन में, तो उसको प्लस में लिखेंगे। लेकिन जो पानी बाहर जा रहा है तो मिट्टी अपने आप से तो यही कहेगी कि भैया पानी हमसे दूर जा रहा है, तो माइनस में प्रेशर लगा के ये जा रहा होता है। इसको टेबल में समझते हैं।
कि जब पोटेंशियल की बात होती है तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फील्ड कैपेसिटी कितनी मिलेगी, -1/3 बार पे मिलेगी, और बिल्टिंग जो पॉइंट होता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, वो -15 बार पे होता है। लेकिन उस समय पर जो सॉइल वाटर टेंशन होता है, सॉइल और वाटर के बीच का जो टेंशन होता है, वो 1/3 बार होता है फील्ड कैपेसिटी पे, और 15 बार होता है बिल्टिंग पॉइंट पे। तो ये बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, किसी बुक में 1/3 और 15 लिखा हुआ है प्लस में, और किसी में माइनस में लिखा हुआ है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं माइनस है कहीं प्लस है, तो एक्चुअल में है क्या। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि माइनस क्यों है और प्लस क्यों है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी की। ये जो फील्ड कैपेसिटी पे पानी होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। फील्ड कैपेसिटी पे जो पानी होता है, वो मिट्टी में उपलब्ध होता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। देखो ध्यान से समझना, जैसे ये मिट्टी है और मिट्टी के बीच में यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है, तो इसके अंदर जो पानी होगा वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन के नीचे परकुलेट और इन्फिल्ट्रेट होकर जमीन के नीचे जाना चाहेगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण अपने जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जो पृथ्वी का केंद्र है, वो पानी को अपने पास खींचेगा, तो वो मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे जाएगी, बोले तो इन्फिल्ट्रेशन और परकुलेशन के द्वारा नीचे चली जाएगी। लेकिन जब फील्ड कैपेसिटी पे पानी होता है, तो ये पानी नीचे नहीं जाता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि ना तो वो इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, ना तो सरफेस रन ऑफ के द्वारा, ना सीपेज के द्वारा, ना परकुलेशन के द्वारा, किसी भी तरीके से पानी मिट्टी को छोड़ के जाता नहीं है। तो उसी को हम फील्ड कैपेसिटी पे पानी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पानी होता है, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होता है, उसके विरुद्ध रुका हुआ पानी है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण तो उसको खींच रहा है, लेकिन तब भी वो मिट्टी में रुका हुआ है, क्योंकि मिट्टी उस पर ज्यादा फोर्स लगा के उसको अपने पास रोके हुई है। तो ये सबसे अपर लिमिट होती है कि पानी मिट्टी में रुका हुआ है। अगर इसके बाद ज्यादा पानी दे दिया गया या इससे ज्यादा प्रेशर लग गया, बोले तो इससे ज्यादा अगर प्रेशर लग गया तो पानी नीचे उड़ के चला जाएगा। समझ गए? दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट ड्रेन बाय ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के विरुद्ध पानी को मिट्टी अपने पास रोके रहती है। इसी को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। इस समय पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 1/3 एटीएम का प्रेशर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ड्रेन्ड अपर लिमिट, ये फील्ड कैपेसिटी इज द करेक्टराइज्ड बाय मेजरिंग वाटर कंटेंट आफ्टर वेटिंग ए सॉइल प्रोफाइल एंड कवरिंग इट prevent evaporation when the rate of change in soil moisture is relatively small. It indicate drain has ceased. This is called field capacity and also called drained upper limit. ध्यान से समझ रहे, ड्रेन का क्या मतलब होता है, ड्रेन का मतलब होता है निकासी। ड्रेन का क्या मतलब होता है, जल निकासी। जो जल पानी, जो जल होता है जब ये मिट्टी से निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जल निकासी बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, जैसे ये मिट्टी के ढेर सारे कण हैं, और इन मिट्टी के ढेर सारे कणों में आपको अगर देखोगे तो यहाँ पर छोटा छोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पानी के कण भी हैं। अब ये जो पानी के कण है, ये पानी के कण नीचे जाते जाएंगे। ठीक, ये नीचे जाते जाएंगे। तो आप पूछोगे कितना पानी जा रहा है, तो मैं बोलूंगा 1 लीटर पानी जा सकता है, 2 लीटर पानी जा सकता है, 3 लीटर पानी जा सकता है, अलग अलग। मैंने कहा 3 लीटर पानी के बाद नहीं बहेगा, यानी कि यहाँ से जो पानी नीचे जा रहा था, मैंने कह दिया कि 3 लीटर पानी से ज्यादा अब पानी इसमें नहीं जाएगा। बोले तो 3.5 लीटर पानी ड्रेन नहीं होगा, केवल 3 लीटर। अब इससे ऊपर ड्रेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी पे पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद जो पानी इसमें बच रहा है, ये मिट्टी अपने पास से जाने नहीं देगी, अपने पास इसको रोके रहेगी। तो उसी को बोलते हैं ड्रेन्ड अपर लिमिट, यानी कि पानी बिल्कुल बह चुका है। आप लोगों को याद होगा अभी जो मैंने बताया था कि ऐसा लिमिट होता है कि स्पंज बिल्कुल पानी सोख चुका है, और पानी सोखने के बाद जो बह के पानी जाना था वो बिल्कुल बह के अब जा चुका है, अब बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसी को ड्रेन्ड अपर लिमिट बोलते हैं, यानी कि अब इसके बाद पानी नहीं बहना है। तो अब इसके बाद पानी नहीं बहना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेन्ड अपर लिमिट। और पानी उस पर जो मिट्टी इसमें स्पंज के अंदर जो रुक गया है उसी को हम फील्ड कैपेसिटी वाला बोल देते हैं। यानी कि जो पानी इसके अंदर रुका हुआ है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोल देंगे,
और यहाँ तक जो पानी सब ड्रेन करके बाहर निकल गया है, उस टोटल पानी को हम बोलेंगे अपर लिमिट की, यानी कि 3 लीटर से पानी से ज़्यादा अब ड्रेन नहीं होगा। समझ गए? बात दोनों एक ही है, लेकिन जो पानी बाहर निकल गया है, ड्रेन्ड अपर लिमिट उसकी बात कर रहा होता है कि यहाँ पर अब इससे ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, बोले 3 लीटर पानी से ज़्यादा अब निकल नहीं सकता, तो ये ड्रेन्ड अपर लिमिट हो जाता है। और पानी इसके अंदर अब रुका हुआ है, ये बिल्कुल मैक्सिमम है। अगर इसमें 1 लीटर पानी और डालोगे तो 1 लीटर पानी फिर से निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो पानी है, वो फ़ील्ड कैपेसिटी है। तो फ़ील्ड कैपेसिटी इसके अंदर का जो उपलब्ध पानी बता रहा है, और ड्रेन्ड अपर लिमिट यानी कि कुल पानी जो ड्रेन होके निकल सकता था, वो यहाँ पर है। यानी कि 3 लीटर से ज़्यादा पानी निकल के अब बाहर नहीं जा सकता है। आगे हम बात करेंगे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की, जिसको हम स्थायी म्लान बिंदु बोलते हैं। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यानी कि जब हमारी मिट्टी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट तक सूख जाती है, यानी कि मॉइस्चर इतने टेंशन तक पहुंच जाता है, बोले तो 15 एटीएम के टेंशन तक पहुंच जाता है, तब उस खेत में उपलब्ध जो पौधा होता है, जो ग्रो हो रहा होता है, वो पौधा इतना ज्यादा मुरझा जाता है कि अगर उसमें हमने पानी डाल भी दिया तो भी वो पौधा जिंदा नहीं होगा, वो सूख के मर ही जाएगा। समझ गए? ये बिल्कुल एक होता है टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट में जब पौधा रहता है, जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी के अंदर टेम्परेरी बिल्टिंग पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि 12 एटीएम तक पानी पहुंचा हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा, पौधा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि पौधे को आसानी से पानी नहीं मिल रहा है, रेडली अवेलेबल वाटर नहीं है। तो पौधा इसमें मुरझाया रहेगा, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई रहेगी, इवापोट्रांसपिरेशन सब कम हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम खेत में सिंचाई कर देते हैं, तुरंत ही पौधे को पानी मिलने लगता है। ठीक, पौधे को तुरंत पानी मिलेगा और पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा, अपनी ग्रोथ और इवापोट्रांसपिरेशन अच्छे से करने लगेगा। लेकिन वहीं अगर 15 एटीएम तक पानी पहुंच जाए, यानी कि पानी और ज्यादा सूख जाए, मिट्टी और ज्यादा सूख जाए, तो उस कंडीशन में जो होगा, उस कंडीशन में ये स्थिति बन जाएगी कि पौधा हमारा इतना ज्यादा सूख गया कि अगर उसके बाद अब इसको पानी दे भी दिया जाए, 15 एटीएम प्रेशर तक पहुंचने के बाद अगर दोबारा खेत में पानी दे दिया जाता है, तो जो पौधा सूख चुका है वो पौधा दोबारा जिंदा नहीं होगा, ये परमानेंटली डेड हो जाता है पौधा। इसीलिए उसको परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि पौधा स्थायी रूप से म्लान बिंदु पर पहुंच गया है, परमानेंटली वो सूख जाएगा, अब वो मर जाएगा। तो इसी को हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच द प्लांट विल बिल्ट एंड डाई, जिसमें प्लांट क्या होगा, बिल्ट हो जाता है और डाई हो जाता है। व्हाइल देयर में स्टिल बी वाटर इन द सॉइल, जबकि इसके अंदर फिर से अगर हम पानी दे देते हैं तो प्लांट दोबारा एग्जैक्ट सफिशिएंट वाटर मिलने के बाद भी वो फिर से जीवित नहीं होगा। तो ये स्थिति होती है। ठीक, जैसे एक तो होता है जैसे आदमी की सांस फूल रही है, अब इसको सांस फूल रही है, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो तो वो जीवित हो जाएगा, फिर से जी जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी की सांस फूल रही हो, बिल्कुल दम तोड़ दे, तो अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके मुंह में घुसेड़ दोगे, उसके अंदर गुब्बारे जैसा उसको भर दोगे, तो जिंदा थोड़ी होगा, तो वो तो मर गया, तो काम हो गया। तो वो परमानेंटली बिल्ट हो चुका है, यानी कि परमानेंटली मर चुका है। तो ये कब होता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 15 एटीएम का टेंशन होता है। कहीं कहीं पर आपको रेंज भी देखने को मिलता है, 10 से लेके आपको 20 तक, 10 से लेके 20 एटीएम तक का आपको रेंज देखने को मिलता है। अलग अलग पानी में अलग अलग होता है, लेकिन उतने डीप में आपको घुसने की जरूरत नहीं, मतलब अलग अलग मिट्टी में उतना डीप में नहीं घुसना है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फील्ड कैपेसिटी जो होता है वो 1/3 बार के प्रेशर पर होता है, और जो एटीएम होता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, वो कितने वो होता है, 15 एटीएम के प्रेशर पर होता है। तो ये दो चीज याद कर लेना। और इसके बीच का जो पानी होता है इसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं फिजिकल डेफिनेशन ऑफ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, जिसको हम थीटा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या फिर थीटा बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो -15 बार सक्शन प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोलिक हेड ये होता है। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से समझना, यहाँ पर 15 बार सक्शन प्रेशर लिख रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ माइनस क्यों हो गया। तो माइनस यहाँ पर इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पर पानी कह रहा है कि यहाँ पर मिट्टी कह रही है कि पानी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो इस वजह से ये माइनस हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस लिख रहा है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इसका किसकी, पोटेंशियल की बात हो रही है, सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है। यहाँ पर सक्शन और प्रेशर लिखा है, तो आप ये नहीं समझना कि यहाँ पर तो सक्शन और प्रेशर की बात हो रही है। यहाँ पर देखो ध्यान से यार, वाटर तो लिखा हुआ है, तो कहीं पगला रहे हो, ये वाटर है ना।
पानी तो सॉइल तो लिखा नहीं हुआ है, वाटर लिखा है, तो वाटर का सक्शन लग रहा है तो माइनस में ही तो लगेगा। अगर वाटर प्रेशर लगा रहा है तो वाटर अगर प्रेशर लगाएगा तो वो तो सॉइल के लिए नेगेटिव ही तो होगा, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हम देखें तो इसको लिखा जाता है थीटा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या फिर थीटा बिल्टिंग पॉइंट इसको लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं और भी सॉइल वाटर जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल वाटर, इसी के विरुद्ध पानी हमारे खेतों में उपलब्ध होता है। ग्रेविटेशनल वाटर, जब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मिट्टी के कण है, ये आपको जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सभी मिट्टी के कण है, और यहाँ पर ये जो थोड़े से ब्लू कलर का दिख रहा है ये पानी है। जब इस खेत में ढेर सारा पानी भर जाएगा तो क्या होगा, पानी नीचे नीचे को निकल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। यानी कि ऐसा पानी जो हमारे कपड़ों से टपक के गिर जा रहा था, वो क्या था, ग्रेविटेशनल वाटर था। ध्यान से समझना, एक बार में एक ही चीज को समझना, नहीं तो आप सोचने लगोगे सर जी यहाँ तो आपने ग्रेविटेशनल वाटर बताया, फिर अभी आपने वो बताया कि अपर ड्रेन अपर लिमिट बताया। तो ड्रेन अपर लिमिट वही पानी होगा जो फिर ग्रेविटेशनल वाटर होगा, दोनों एक ही चीज होती है। अब दोनों एग्जैक्ट एक ही चीज नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो पानी जमीन के नीचे चला जाता है उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कई बार एक ही पानी अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कवर क्रॉप जो होता है, हमारी जो ग्रीन मैन्योर की क्रॉप होती है, कई बार उसी को कवर क्रॉप कह देते हैं हम लोग, और कई बार उसी को फॉडर क्रॉप बोल देते हैं। जैसे बरसीम जो है, बरसीम कवर क्रॉप भी है, फॉडर क्रॉप भी है और मल्च क्रॉप भी है। इस तरीके से हमारी कई एग्जाम्पल में वो सेट हो जाता है। इसी तरीके से ये भी होता है। तो एक दूसरे से मिला के घुइच पुइच नहीं कर देना, नहीं तो फिर समझोगे नहीं, फिर हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा पानी होता है जो ग्रेविटी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे चला जाता है। वाटर इन द माइक्रोपोर्स दैट मूव डाउन फ्रीली मूव्स डाउन, यानी कि जो माइक्रोपोर में पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मूव डाउन कर रहा है, नीचे चला जा रहा है बिल्कुल आराम से। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये कहाँ पर होता है, ये 1/3 के ऊपर चला जाता है। 1/3 के ऊपर बोले तो 1/3 के ऊपर जाएगा, बोले तो 1/4 हो गया, 0 हो गया, इस तरीके से जा रहा है। बोले तो धीरे-धीरे पानी ज़्यादा होता जा रहा है, तो पानी धीरे-धीरे ज़्यादा होता जाएगा तो वो फिर नीचे चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। ये पानी जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ये भी हमारे पौधे को प्राप्त नहीं होता है। पौधे को कौन-सा पानी प्राप्त होता है, जो हमारा अवेलेबल वाटर होता है, फील्ड कैपेसिटी के बीच वाला जो पानी होता है, 1/3 से लेके और 15 बार वाला, केवल वही पानी हमारे पौधे को प्राप्त होता है। उसमें से भी एक सर्टेन चीज़ होती है जो पौधे को प्राप्त होता है। आगे उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है? कैपिलरी वाटर 1/3 से लेके -31 बार के प्रेशर पे जो पानी हमारी मिट्टी में उपलब्ध होता है उसको कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, यहाँ पर उपलब्ध जल क्या होता है? उपलब्ध जल, उपलब्ध जो जल होता है वो कितने पे रहता है? वो रहता है 1/3 से लेके 15 बार तक रहता है। समझ गए? इतने बार तक रहता है उपलब्ध जल। लेकिन जब हम बात करते हैं केशिका जल, ठीक किसका? केशिका जल, जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। केशिका जल कितने से रहता है? 1/3 से लेके 31 बार तक रहता है। तो इसका थोड़ा-सा लिमिट ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो माइक्रोपोर्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो छोटे-छोटे पोर हैं, यहाँ पर तो पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ पर देखो जितने माइक्रोपोर हैं, जो छोटे-छोटे किनारे हैं, यहाँ तो सब पानी भरे हुए होते हैं। और जो मैक्रोपोर होते हैं, ये बड़े वाले जो पोर होते हैं, यहाँ से पानी बह के निकल गया होता है, यहाँ पर हवा भर जाती है। तो माइक्रोपोर यानी कि जो छोटे पोर होते हैं, वहाँ पर पानी भरा होता है, और मैक्रो जो पोर होते हैं, वो खाली रहते हैं। ये कितने प्रेशर पे रहता है? 1/3 से लेके 31 बार के प्रेशर पर रहता है। इतने सरफेस टेंशन पे जो पानी हमारी मिट्टी में उपलब्ध होता है, उसी को हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, केशिका जल बोलते हैं। यही कैपिलरी वाटर होता है जो कि पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। समझ गए? यानी कि देखो, ये हमारा क्या है? ये जड़ है। ये जड़ के पास वाला जो पानी है, इसको एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद वाला पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जड़ के इतनी दूर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि ये वाली लाइन जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तब ये वाली लाइन इसके पास आ जाएगी, तब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर इसके बाद ये वाली लाइन आएगी। मतलब आगे वाली धीरे-धीरे हम
एब्जॉर्ब होती जाएगी, फिर ये पीछे वाली लाइन धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन डायरेक्ट ये वाली लाइन थोड़ी एब्जॉर्ब होगी, कि आगे वाली लाइन ऐसे पड़ी हुई है, पीछे वाली लाइन एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो कैपिलरी वाटर वही वाला पानी होता है, यानी कि जो इसके पास पहुँचता जाएगा, धीरे-धीरे एब्जॉर्ब होता जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, ढिबरी जानते हो ढिबरी? लालटेन जानते हो? लालटेन जो जलती है, तो लालटेन में एक पूँछ लगी होती है और ये जो होता है इस तरीके से यहाँ पर नीचे तेल भरा होता है, केरोसिन ऑयल भरा रहता है। यहाँ पर वो जल रही होती है लो। तो जो पानी इसके अंदर जो मिट्टी का तेल होता है, जो केरोसिन होता है, वो इस तरीके से इस पे चढ़ते हुए जाता है। ये कई बार सूती कपड़े का होता है और कई बार ये कपड़े का बना होता है। तो ये केशिका जल की वजह से ये ऊपर को जाता है पानी। कई बार ये पूछा जाता है कि पानी जो इसमें लिक्विड होता है यानी कि जो केरोसिन है, वो लालटेन में ऊपर कैसे जाता है? तो केशिका बल की वजह से जाता है, केशिकात्व की वजह से जाता है। तो इसी केशिकात्व की वजह से ये जो दूर वाला पानी है, ये जड़ के बिल्कुल पास पहुँचता है, तो ये कैपिलरी वाटर होता है। तो कैपिलरी वाटर के बारे में अगर पूछा जाए, तो इतना डिटेल में इतना सब गाथा नहीं पूछा जाता है। मैं केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो वाटर होता है, ये छोटे-छोटे पोर में तो भरा होता है, लेकिन जो बड़े पोर होते हैं, वो खाली रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बड़ा पोर है, क्योंकि यहाँ पर है मिट्टी और यहाँ पर मिट्टी है, इतनी दूर तक मिट्टी है। इतना बड़ा पोर बन रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा पोर बन रहा है, लेकिन यहाँ छोटा पोर बन रहा है। तो जो छोटा पोर है, वहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन जो बड़ा पोर बन रहा है, यहाँ पर बीच-बीच में आपको हवा देखने को मिल रही है, यहाँ पर पानी नहीं है। तो इस प्रेशर पर जो पानी रहता है, उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस पौधे को पानी एब्ज़ॉर्ब करता है? तो आपको याद रखना है कैपिलरी वाटर को पानी कैपिलरी वाटर जो होता है, उसी को पौधा एब्ज़ॉर्ब कर पाता है। इसके अलावा अगर अवेलेबल वाटर होगा, तो उसको लगा सकते हो। ये दोनों ऑप्शन में आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। अगर अवेलेबल वाटर है तो उसको लगा दो, कैपिलरी वाटर है तो इसको लगा दो। अगर दोनों मिल रहा है तो आपको कैपिलरी वाटर लगाना है, क्योंकि कैपिलरी वाटर ही एग्जैक्टली पानी पौधे को मिलता है, कैपिलरी वाटर वाला ही। इसके अलावा ना ग्रेविटेशनल वाटर मिलेगा और ना हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिलता है। आगे हम बात करेंगे, ये अवेलेबल होता है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए, समझ गए? इसके अलावा हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जब 31 बार के प्रेशर के ऊपर पहुंच जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब जैसे ये क्या है, ये वाली जो लिमिट है, ये 1/3 वाली है। तो अगर 1/3 से कम प्रेशर हो गया, 1/3 से कम बोले तो 0 और ये करके फिर धीरे-धीरे हमारा कम होता गया। तो ये वाला जो प्रेशर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। ठीक, इससे जब कम हो जाएगा, इसके बीच में रहेगा 31 के और इसके बीच में, यहाँ पर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आपको ये दिख रहा है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको, या यहाँ पर दिख रहा है और यहीं पर आपको एक और बना लो। एक परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट यहाँ पर बना लेना 31 बार। ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 15 नहीं मान लो, ये इस चीज को आप यहाँ पर हटा देना, समझ गए? तो 31 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं 31 बार, तो 31 बार के बाद वाला जो पानी होता है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। समझ गए? यानी कि सबसे कम प्रेशर पे कौन सा पानी होता है, बिना प्रेशर के कौन सा पानी होता है? ग्रेविटेशनल वाटर होता है। इसके अंदर 1/2 बार से कम का ही प्रेशर लगता है। इसके बाद जो हमारा कैपिलरी वाटर होता है, उसमें 1/3 से लेके 31 बार तक का प्रेशर लगता है। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है, इसमें 31 बार से ज्यादा का प्रेशर से पानी रुका होता है। ये पौधे को अवेलेबल नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं एग्जाम में पूछा क्या-क्या जा सकता है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा, मैं केवल उतना अब आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर जी ये क्या बता रहे हो, सब घुइच-पिंच हो जा रहा है। तो घुइच-पिंच ना हो, मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझ लेना। ग्रेविटेशनल वाटर कोई अगर पूछे, तो ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा पानी होता है जो ग्रेविटेशन की वजह से जमीन के नीचे चला जाता है। ये पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। ये कितना होता है? लेस देन 1/3 बार के प्रेशर पे जो पानी हमारे खेत में उपलब्ध होता है, उसी को ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना। इसके अलावा कैपिलरी वाटर ऐसा पानी जो कि हमारे खेत में 1/3 से लेके 31 बार के प्रेशर पर उपलब्ध होता है, उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ये हमारे पौधों को उपलब्ध होता है। इसमें जो माइक्रोपोर होते हैं, उसमें पानी भरा होता है। जो मैक्रोपोर होते हैं, उसमें पानी नहीं भरा हुआ होता है, उसमें हवा रहती है। मैक्रोपोर में हवा रहती है। हाइग्रोस्कोपिक एक हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? इसमें जब 31 बार से ज्यादा के प्रेशर में जो पानी हमारी मिट्टी से अटैच रहता है, चिपका रहता है, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ये भी हमारे पौधे को प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों जो पानी है, ये दोनों पानी हमारे कैसे होते हैं?
ये नॉट अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉट अवेलेबल होते हैं। और ये वाला जो पानी होता है, केवल यही पानी हमारा क्या होता है? यही पानी हमारा अवेलेबल होता है। यहां तक समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं? जैसे सॉइल का टेक्सचर, अगर फाइन टेक्सचर सॉइल है तो हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी, सो मोर वाटर अवेलेबिलिटी। ध्यान से समझना, जो हमारी क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसके अंदर जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है, जल इसके अंदर बहुत देर तक रुक सकता है, अवेलेबल वाटर इसके पास ज्यादा होता है, तो इसी वजह से इसके अंदर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में पानी कम रुकता है, तो सैंडी सॉइल में जो पानी कम रुकेगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे अवेलेबिलिटी कम है। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वेल एग्रीगेटेड जो सॉइल होती है, यानी कि एक अच्छी सी भुरभुरी जो सॉइल की संरचना वाली सॉइल होती है, उसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में रहता है। और अगर ज्यादा पानी मात्रा में अगर पानी ज्यादा मात्रा में अगर रिटेन रहेगा तो पौधे को ज्यादा पानी मिलेगा। अगर ढेलेदार खेत है बोले तो जिसमें बड़े बड़े ढेले प्लॉट बने हुए हैं तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, बह जाएगा, इधर उधर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी भुरभुरी मिट्टी है उसमें हम सिंचाई करेंगे तो पानी देर तक टिकेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही सॉइल की अवेलेबिलिटी भी, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। सॉइल कंपैक्शन जितना कम होगा, सॉइल का कंपैक्शन जितना ज्यादा कम होगा, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी उतना ही बढ़ेगी। तो लेस कंपैक्शन सॉइल हैव हायर अमाउंट ऑफ टोटल पोर, और हायर अमाउंट टोटल पोर होगा तो पानी ज्यादा मिलेगा। समझ गए? अब इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ध्यान से समझना। अगर फाइन टेक्सचर है, यानी कि अगर कण छोटे हैं, क्या होगा? कण जो है अगर छोटे हैं तो अवेलेबल सॉइल वाटर जो है, ये सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये ज्यादा होगा। अगर कण बड़े हो जाएंगे तो ये घट जाएगा। सॉइल एग्रीगेट, यानी कि अगर ढेला, क्या कहेंगे इसको हम? ढा से ढक्कन बना दें, ढेला। अगर ढेला बड़ा है तो सॉइल वाटर जो अवेलेबिलिटी होगी ये कम होगी। अगर छोटे ढेले छोटे छोटे हैं तो ये बड़े हो जाएंगे, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ढेला छोटा होता जाएगा मतलब धीरे धीरे मिट्टी हमारी भुरभुरी होती जा रही, तो भुरभुरी होती जाएगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे ढेला छोटा होता जाएगा, यानी कि अगर ढेला छोटा हो जा रहा है तो हमारा जो सॉइल सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये बढ़ती हुई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, तो जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतना ही सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। सॉइल का कंपैक्शन जितना ज्यादा कम होगा, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो कुछ में तो अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, कुछ में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एरो के माध्यम से मैंने बताया। सॉल्युबल साल्ट, सॉल्युबल साल्ट जितना ज्यादा होगा अवेलेबल वाटर उतना ही कम होगा। ठीक, अगर ज्यादा नमक होगा, प्रेजेंस ऑफ हायर सॉल्युबल साल्ट इन द सॉइल इंक्रीजेस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसकी वजह से लो वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है। ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है तो वो पौधे पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर पानी में ढेर सारा सॉल्ट होगा तो पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और पौधे अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो अवेलेबिलिटी सीधे सीधे घट जाएगी। सॉइल की डेप्थ, हाई सॉइल डेप्थ अगर होगी तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे मैंने बताया था ना कि जो जिसकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, जो उथली जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनमें पानी बार बार देना पड़ता है, ज्यादा मॉइस्चर बनाना पड़ता है। लेकिन जो नीचे जड़ वाली होती है तो नीचे क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहां पर हमको अवेलेबल वाटर कंटेंट बढ़ता मिलेगा। क्योंकि मिट्टी में ऊपर वाला जो पानी होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह वाला पानी, ये टेम्परेचर, सनलाइट, हवा, तापमान, इन सब की वजह से बहुत जल्दी सूखता है। तो इस वजह से ऊपर मॉइस्चर कम होता है और नीचे मॉइस्चर ज्यादा होता है। आगे हम बात करेंगे सैचुरेशन की। सैचुरेशन अकर्स व्हेन ऑल द वर्ड, सैचुरेशन क्या होता है? यहाँ पर आप देखोगे जब पानी एकदम टपकने लगता है, यानी कि पानी जो है बिल्कुल फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच चुका है, तो फील्ड कैपेसिटी पे जब पहुंच जाता है तो मिट्टी जो है वो अपने अंदर मैक्सिमम पानी अवशोषित कर चुकी होती है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ये फील्ड कैपेसिटी है और ये बिल्टिंग पॉइंट है।
तो फील्ड कैपेसिटी पे जो पानी होता है मिट्टी में, तो मिट्टी 100% सेचुरेट हो जाती है, यानी कि मिट्टी अच्छे से संतृप्त हो गई है, मिट्टी ने पानी पी लिया है और मिट्टी का पेट भर चुका है। अब मिट्टी को अगर पानी और पिलाओगे तो मिट्टी उल्टी कर देगी या उसका पेट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं, कि मिट्टी जो है 100% सेचुरेटेड है। तो कोई अगर पूछे कि फील्ड कैपेसिटी पे सेचुरेशन लेवल कितना होता है, तो फील्ड कैपेसिटी पे सेचुरेशन लेवल 100% होता है। अगर कोई पूछ ले कि ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है, इस समय पर सेचुरेशन कितना होता है, जब पानी टपकने लगता है तो उस समय पर भी मिट्टी के अंदर सेचुरेशन 100% हो चुका होता है, समझ गए? और जब 100% सेचुरेशन हो जाता है तो जितने माइक्रो और मैक्रो जो पोर हैं, क्या, ऑल माइक्रो एंड मैक्रो जो पोर होते हैं, जब ये फिल्ड विथ वाटर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं। अब जब माइक्रो और मैक्रो जितने पोर हैं सब में अगर पानी भर गया है, तो आप बताओ कि ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? जब मिट्टी के बीच में जितनी जगह बची है, मिट्टी के कणों के बीच में जितनी जगह बची है, जब उसमें सब में पानी भर गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा को रहने का जगह नहीं मिलेगा, तो मिट्टी में हवा की कमी हो जाती है, बोले तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये भी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए फील्ड कैपेसिटी जो होती है 1/3, इससे थोड़ा सा कम ही पानी रहे, बोले तो अगर हम मान लें कि 2 बार के प्रेशर पे, 3 बार के प्रेशर पे, 4 बार के प्रेशर पे रहेगा, तो उस समय पर खेत में थोड़ा सा पानी भी रहता है और थोड़ी सी हवा भी रहती है, तो जिससे पौधे की जो जड़ है इनका अच्छे तरीके से विकास होता रहता है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया है सब कायदे से पढ़ते जाओ और साथ में पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते जाओ। एक बार जब आपकी रफ नोट्स बन जाए तो एक बार इसको प्रॉपर तरीके की नोट्स बनाओ। बिना प्रॉपर नोट्स बना के पढ़े मैंने जितना भी आपको पढ़ाया, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आप लोगों को लिख लिख के बताई, कुछ तो मैंने केवल बोल के ही बताई, क्योंकि ढेर सारी चीजें लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो बहुत चीजें केवल मैंने बोल दिया है। तो उन सभी चीज को आपको बिल्कुल डिटेल में नोट्स बना के पढ़ना है। नोट्स बना के पढ़ोगे अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने जितना चीज था इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो इसमें मैंने आपको नहीं बताया हो। अवेलेबल वाटर में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर में, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में, फील्ड कैपेसिटी में, बार कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, इसके अलावा माइनस क्यों कहते हैं और इसको प्लस क्यों कहते हैं। एक चीज और बता दूं, कई जगह पर आपको बार देखने को मिलता है और कई जगह पर आपको बार देखने को मिलता है और कई जगह पर एटीएम देखने को मिलता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है, जब 1000 से ज़्यादा वैल्यू बड़ी होने लगती है, तब एटीएम और बार में अंतर देखने को मिलता है। अन्यथा बहुत थोड़ा-सा ही अंतर होता है। इसीलिए मैंने जहाँ पर 1/3 बार लिखा था, तो वहीं पर 1/3 एटीएम भी लिख दिया था, क्योंकि दोनों लगभग-लगभग सेम होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाएँगे, तब एटीएम और बार के बीच में डिफरेंस थोड़ा-सा बढ़ता जाता है। उनके बीच में डिफरेंस चेंज होता जाता है। बाकी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, उसमें मैंने सॉइल साइंस में बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। वहाँ से खरीद के आपको पढ़ लो। मेरी गारंटी है कि आपको सॉइल साइंस है, चाहे फिर जेनेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ लेने के बाद केवल आप, ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकाल ले जाओगे। आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से वो भर जाएगा कि आप किसी दूसरे को भी पढ़ा ले जाओगे। ये मेरी गारंटी है। बस क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है। कभी भी हमारी वीडियो को स्पीड में बढ़ के नहीं देखना। मतलब 1.5 में या 2 की स्पीड में जो लोग देखते हैं, गारंटी बता रहा हूँ कि रिवीजन करने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपने 2x में या 1.5x में अगर आपने देख लिया, तो आपको भले लग रहा हो कि हमको वो याद हो रहा है, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड तभी उसको रख पाता है जब उसकी प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग होती है। आप लोगों को याद होगा, जब आप बचपन में पढ़ते थे, तो पढ़ते समय अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती है, तो उस लाइन को आप धीरे-धीरे दोबारा पढ़ते हो। तो धीरे-धीरे जब हम दोबारा पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड उसको पढ़ता है और प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद वो अपने न्यूरॉन्स के अंदर उसको स्टोर करके रख पाता है। और जल्दी-जल्दी पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इसको कहीं वेब सीरीज के जैसे देख रहे होगे, तो फिर राम ही बचाएँ। फिर तो पढ़ लोगे, फिर कहोगे सर जी तो भूल गया, आपने क्या पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से ना हो,
मैंने जितना पढ़ाया है नोट्स बना के पढ़ोगे तभी आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए हमसे व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।